जिसमें अभी चल रहा है कि ब्रिटिश के अधीन शिक्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या सॉरी अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो 44 प्रश्न तक कंप्लीट हो चुका था, अभी 45 नंबर प्रश्न से देखेंगे। साथ ही एक मैं और सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट से 200 उन्नत किस्म का क्वेश्चन, मतलब थोड़े हार्ड प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसका एक सीरीज बनाऊंगा, अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, और आज या कल से वो वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो उसको जरूर देखिएगा, थोड़ा हार्ड होगा पर देखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम पहले जैसा नहीं होता, थोड़ा हार्ड ही होता है, ठीक ना। तो वो जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान कीजिए। इसमें से कौन कौन सा शिक्षा से संबंधित है? तो हार्टोग समिति, सिप्रू समिति, लिंडसे समिति और सर्जेंट समिति या सर्जेंट आयोग, इस सब का संबंध जो है शिक्षा से ही है। आंसर क्या बनेगा? डी, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक चीज और जान लो, हार्टोग समिति कब आया था? 1929 में, सिप्रू समिति 1934, लिंडसे आयोग 1929 और सर्जेंट आयोग 1944 में आया था। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक धीरे धीरे पहुंचेगा? ये था अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आगे प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है चार्ल ग्रांट। चार्ल ग्रांट याद रखिएगा, बहुत सारे नाम है इसमें, पर जैसे लॉर्ड मैकाले रहेगा तो उस पर भी टिक कर देना है, राजा राम मोहन राय रहे तो उस पर भी टिक कर देना है, चार्ल्स ग्रांट है तो उन पर भी टिक कर देना है। तो ऑप्शन में आपको इस तीनों में से एक ही मिलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें आंसर टिक करना होता है। हिंदू कलकत्ता, जिसका स्थापना 1870 में हुआ था, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? डेविड हेयर के द्वारा। डेविड हेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय दस्तकारी आयोग के पतन का कारण क्या था? भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो यहाँ पे सारे कथन सही है, मतलब अंग्रेज द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पे लेना, अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु की भारी आयात कर मतलब टैक्स लगाता था। यहाँ पे सारे कथन सही है दस्तकारी उद्योग को बर्बाद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। भारत में अनौद्योगिक या पाक औद्योगिकरण की अवधि कब से कब तक रही है? ये अवधि रही है 1800 से लेकर 1850 तक। 1800 से लेकर 1850 तक। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब की गई? आधुनिक उद्योग 1850 में किया गया। 1850 में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुखद दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डी से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, ये कहा गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। विलियम बेंटिंग के द्वारा। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वर्ल्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना। किस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रिय के नाम से भी जाना जाता है? यह श्रीरामपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह स्थित है बंगाल। बंगाल में श्रीरामपुर त्रिय वर्तमान में, यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? बंगाल में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? इसमें से कौन से कारण भारत में रेलवे के निर्माण का कारण था? तो आंसर यहाँ पे डी है, उपरोक्त सभी सही। मतलब ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, ये कारण था। फिर विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, साथ ही आंतरिक विद्रोह व बाह्य विद्रोह आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से मूवमेंट, ये 3 कारण थे जिसके कारण भारत में रेलवे का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे प्रश्न है 55 नंबर, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग या अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? ये संज्ञा दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स मतलब आधुनिक उद्योग का अग्रदूत रेलवे है, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। पहली औद्योगिक पटसन मिल कहाँ स्थापित किया गया?
पटसन मिल स्थापना किया गया था बंगाल, रिसरा, बंगाल। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का स्थापना कहाँ किया गया? बिहार में। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग का स्थापना कहाँ किया गया था? बिहार। ऑप्शन नंबर ए। बिखरे हुए स्वायत्ता गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा था? बुकानन ने, बुकानन। भारतीय राजाओं द्वारा लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। मतलब भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। और अंग्रेज द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही क्या करता था? वर्षा कर देता था। ये कथन किनके द्वारा कहा गया है? आरसी दत्त के द्वारा, आरसी दत्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब इस कथन में ये कहा गया था कि जैसे किसान को जो पानी मिलता है वो पानी कहाँ से मिलता है? बगल में तालाब होता है, उससे वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और फिर पानी मिलता है। लेकिन अंग्रेज का ये होता था कि वाष्पीकरण तो यहाँ से हो रहा है पर बारिश वो इंग्लैंड में करवा लेता था। तो ये कथन मिला जुला किसका कहना था? ये था आरसी दत्त का कहना। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किससे संबंधित है? यह उक्ति किसने कहा? तो जॉन सुल्लीवान ने। मतलब ये दोनों कथन एक दूसरे के मतलब मिलता जुलता कथन है, पर इसमें नदी का नाम लिया गया और उसमें किसानों का नाम लिया गया है। ये जॉन सुल्लीवान ने कहा था। याद रखिएगा, टेम्स जो है वो इंग्लैंड में है। कहा जाता है कि इंग्लैंड किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है। आगे प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव जारी किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 मार्च के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? उस टाइम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी इंपोर्टेंट है, प्रश्न ऐसे आ जाता है कि कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। यहाँ पे अकाल से संबंधित आयोग है और उस टाइम में कौन गवर्नर जनरल था ये आपको यहाँ पे मिलाना है। तो एस्ट्रेची आयोग 1880 के अकाल से संबंधित है, लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 में आया था, इसके थे लॉर्ड एल्गिन। फिर था मैकडोनल आयोग 1900 में, इसके थे लॉर्ड कर्जन। और वुडहेड आयोग 1943 से 44 तक, इसमें थे लॉर्ड बेवेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश में भीषण अकाल पड़ा था। मतलब 1942 से 43 में ये अकाल कहाँ पड़ा था? ये पड़ा था बंगाल में, बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? उस टाइम में विकसित हुआ जूट, कोयला, लौह इस्पात, मशीन के पुर्जे। मशीन का पुर्जा उस टाइम में नहीं होता, द्वितीय मतलब पंचवर्षीय में होता। सूती कपड़ा। तो ये चार हुआ था। कौन कौन सा? जूट, कोयला, लोह व इस्पात और सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका सही है। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? ये थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? मतलब अकाल संहिता कब प्रचारित किया गया था? ये किया गया था 1883 में, 1883। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है इनको, इनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मियो, लॉर्ड मियो। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ किया गया? रेल बजट प्रारंभ किया गया अलग से 1925 में, 1925। यही टाइम है जिस टाइम भारत में मीन्स वो ट्रेन आ गया, डीजल ट्रेन आ गया था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति दी गई? 1833, 1833 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? इस्पात का उत्पादन हुआ था 1913 में, 1913। ये वही टाइम है जब गदर आंदोलन हुआ था, लाला हरदयाल ने इसका नींव रखा था। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया।
ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये कथन भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न में कि ये कथन किनके द्वारा कहा गया कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के चरखे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। दादा भाई नेहरूजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी धन के निकास के काम को, धन के निकास के काम को। यह कथन कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक कौन है? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी, इसको नहीं भूलना, बहुत पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरूजी। भारतीय अर्थविदों में इसमें से कौन कौन से शामिल हैं जो अर्थशास्त्री रहे थे? तो सारे थे, मतलब दादा भाई नेहरूजी, D.N. गाडगिल, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, M.D. रानाडे और K.T. शाह। आंसर क्या बनेगा आपका? डी, इनमें से सभी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1916। 1916 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस प्रश्न से मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम में जो भी थे, मतलब जो भी लीडर थे, हर चीज़ में वो सब एक्सपर्ट थे, चाहे वो पोएट हो, अर्थविद हो, इतिहासकार हो। सब इतिहासकार तो नहीं कह सकते हैं, पर वो सब जो भी पढ़े लिखे थे ना, काफ़ी लैंग्वेज का भी उन लोगों को ज्ञान था। जैसे इनका भगत सिंह का 13 लैंग्वेज का ज्ञान था, तो काफ़ी वो लोग क्वालिफाइड थे। आगे प्रश्न है हमारा, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक सम्मेलन किया गया था 1907 में। 1907। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? M. विश्वेश्वरैया। M. विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना से अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? यह किया गया था दादा भाई नेहरूजी के, दादा भाई नेहरूजी का। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ये बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। कई बार बताए हैं, लॉर्ड डलहौजी 1853, 16 अप्रैल। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? इसमें से कौन सा एक परिणाम था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो मुक्त व्यापार नीति नहीं अपनाया गया था, जबकि क्या सब नीति अपनाया गया था? तो यहाँ भी संभव हो कच्चे माल, मतलब जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में नियत कीमत की गुणवत्ता और उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, साथ ही भारतीय व्यापारी का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन करना। तो ये 3 कथन जो था उस टाइम में भारत को शोषण करने के लिए उस सबके द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे डी बनता है कि मुक्त व्यापार नीति नहीं अपनाया, क्योंकि उसमें तो काफ़ी टैक्स लगाया गया था। आगे प्रश्न है 85 नंबर, दादा भाई नेहरूजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत मीन्स ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समुचित रूप से परिभाषित करता है? जब ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब कि उसका मतलब है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज के संगठन में थी या उससे रिलेटेड थी? तो आंसर यहाँ पे आपका डी बनता है, मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। मतलब लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। मतलब ये सब क्या था? भारत के कोष से ही दिया जाता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने के लिए अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये तीनों इससे रिलेटेड था, होम चार्जेस संगठन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? इस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। आंसर इंपोर्टेंट है, डी याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया गया था, ये सही है। सरकार रैयत को पट्टे देता था, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण
और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। आंसर अपना क्या बन जाएगा? सी, 1 2 3 सही है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब कौन कौन सा इसमें क्या है सही है। दादा भाई नेरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यहाँ पे बस एक सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप क्या होगा? सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया, मतलब किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो 1833। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे सही है। टोटल 90 प्रश्न थे, मैंने 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया। उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।